तो प्लानिंग कमीशन कितने योजनाएं चली थी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। लेकिन सरकार अब क्या की कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका टारगेट है ना, और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। तो यानी कि क्या, जब देश स्वतंत्र हुआ तो जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने क्या किया, पूरी इकोनॉमी को जर्जर कर दिया, सारी अर्थव्यवस्थाओं को क्या किया, छिन्न भिन्न कर दिया। तो उसके लिए उस समय हमारा देश बहुत ही पीछे हो गया था, उसकी जो आर्थिक गतिविधियां थी वो बहुत धीरे हो गई थी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, कुछ प्लान्स बनाने पड़े कि हम कुछ छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे जिसको हम अचीव करेंगे और एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक। उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, ग्रोथ होती गई। अब हमारा देश क्या हो गया, विकासशील देश बन गया था, विकासशील हो गया। उसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना आई तो ये देखा गया कि देश तो विकासशील हो गया, अब इसको हम विकसित कैसे बनाएं, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज की कैसे हो जाए, उसके लिए बना फिर नीति आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफर करने के लिए किससे तरफ, विकास से विकसित की तरफ, समझ रहे हैं, नोट कीजिए उसको, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ। विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था तो आप लोग समझते ही होंगे, समझते हैं ना। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, अब बताइए जो आता है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है और विकसित अर्थव्यवस्था क्या हुआ। इंडिया एक विकासशील देश है ना, तो इंडिया की कुछ विशेषताएं तो हैं, उसको आप बता दीजिए। जहां पे कृषि की प्रधानता होती है, पहले हम आपको बताए हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रोथ करेगी वैसे एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन हो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करता जाएगा, मतलब पीछे होता जाएगा। और विकासशील देश वही होता है जहाँ पे कृषि की प्रधानता है, कृषि में ज्यादा लोग इंगेज हैं। तो ये हो गया। प्लस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन का लो होता है, वहाँ पे पूंजी निर्माण की जो दर होती है वो कम होती है विकासशील देशों में। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, पूंजी निर्माण क्या होता है, ये पूंजी निर्माण आपने सुना है, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड सुना है, क्लियर समझ नहीं पा रहा हूँ क्या मतलब होगा। आप सुनिए, आपको सारी चीजें बताएंगे क्योंकि आप जब तक बेसिक चीजें नहीं जानेंगे फिर आप आगे नहीं जान पाएंगे। कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो जब हम अपनी आय का कुछ भाग, जैसे इनकम है, इनकम को हम दो तरीके से खर्च करते हैं, एक होता है कंजम्पशन में या फिर हम करते हैं सेविंग में। तो सेविंग और कंजम्पशन को जोड़ करके हमको क्या मिलता है, इनकम मिलता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन कब होता है, जब हम अपने आय का भाग कंजम्पशन पे थोड़ा कम करके सेविंग अपनी बढ़ाते हैं, और इस सेविंग का हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो अब इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको पहले बताया ना पूंजी का डिफिनेशन बताया ना पूंजी का क्या होता है, आय का वह भाग जो और अधिक आय प्राप्त करने के लिए निवेश किया जाता है, ठीक। तो वो होता है कैपिटल। अब कैपिटल फॉर्मेशन मतलब निर्माण की प्रक्रिया, तो कैसे वो प्रक्रिया में आता है, तो वही होता है कैपिटल फॉर्मेशन। इंडिया में क्या है, लोगों के पास इनकम, एक इकोनॉमिस्ट है एंजल, ठीक, एंजल कर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे। उन्होंने आय और उपभोग के बीच में रिलेशन बताया है कि जैसे जैसे हमारे पास इनकम कम होती है हम भोजन पे अधिक खर्च करते हैं, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हम भोजन पे कम खर्च करते हैं। यही होता ही है, जब डेवलप्ड होता है इकोनॉमी तो इनकम वहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, तो कंजम्पशन पे कम खर्च करके सेविंग पे ज्यादा खर्च करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा
कि जो मजदूर है, एक ऐसे आम उदाहरण ले लीजिए, मजदूर रहते हैं ना, ये सब जो बाहर रहते हैं, वो सब लगाते वाते हैं, मांगते होते हैं, इन लोगों को भी इतना सारा चावल मिल जाए तो ये खा लेते हैं। लेकिन लोग कंजम्पशन क्या करते हैं, अधिक करते हैं, क्योंकि इनको पता रहता है कि अगर हम 100 रुपये आज कमाएंगे और या हम आज 1000 कमाएंगे, तो भी हमको उसका सारा का क्या करना है, कंजम्पशन पे ही करना है। लेकिन ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा आते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने कंजम्पशन पे क्या करेंगे, कम स्पेंड करेंगे। तब क्यों कहते हैं लोग कि जितनी आमदनी उतना खर्च, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या बहुत लोग कहते हैं जितनी कमाई है जिसको उसी हिसाब से उसके ज़्यादा खर्चे भी तो हैं। खर्च क्या, खर्च का मतलब क्या है, केवल कंजम्पशन पे थोड़ी होता है, सेविंग पे भी तो करते हैं। क्योंकि अगर हम आज 2000 रुपये कमाएंगे तभी ना हम कहेंगे ठीक है आज हम इतने रुपये का खा ले रहे हैं और पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, सेविंग कर देंगे। तो वही होता है प्रक्रिया आय का, जब हम कंजम्पशन पे थोड़ा कम खर्च करके सेविंग पे ज़्यादा नहीं सेविंग करते हैं लोगों के अंदर। इसीलिए तो जनरल अकाउंट खुलवाए जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़े। जब हम पैसा अपना सेव करके बैंक में नहीं डालेंगे तो फिर हमारा कैसे डेवलप होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन ये होता है प्रक्रिया, जो हम अपनी आय से सेविंग निकालते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि सेविंग निकाल करके अगर आपने उसको रख लिया तो आपने कोई पूंजी निर्माण नहीं किया, जो उसका इन्वेस्ट किया तभी आपने पूंजी निर्माण किया। तो ये है विकासशील अर्थव्यवस्था की ये भी है फीचर्स कि यहाँ पे निम्न पूंजी निर्माण होता है। जी बिल्कुल ठीक, तो ये चीज क्लियर हुई ना। ऐसे है कृषि की प्रधानता हुई, पूंजी निर्माण हुआ, रोजगार के कम अवसर होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, पॉवर्टी ज्यादा होती है ऐसी कंट्री में। तो अब यहाँ पे नीति आयोग की बात की जा रही है कि अब इंडिया को विकासशील से हमको विकसित की तरफ लेके जाना है, इंडिया को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना है कि नहीं? डेवलपमेंट की जब बात की जाएगी तो उसमें केवल संरचनात्मक जो परिवर्तन किए जाएंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या सड़कें बना दी गई, स्कूल कॉलेजेस खोल दी गई, ये सब क्या डेवलपमेंट की बात की जाती है। ग्रोथ क्या होता है, जो हमारे इनकम में वृद्धि होती है, यानी एक क्वांटिटेटिव मेथड होता है, संख्यात्मक इसका माप किया जाता है। जब हम कहेंगे कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है ये इंक्रीज हुई, हमारी जो जीडीपी है ये इंक्रीज हुई, इसमें किसी भी प्रकार का गुणात्मक पहलू पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये ग्रोथ होता है। एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों में, नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ अलग कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम आपको बताया है कि जब अवसंरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। तो जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमको डेवलपमेंट की जरूरत थी, डेवलप हमारा देश कर चुका है, इकोनॉमी हमारी रन कर चुकी है। अब उसको हम क्या करना है, विकसित बनाना है। विकसित भारत का सपना मोदी सरकार जो दिखाए हैं उसी टारगेट पे ये बनाया गया था। ये कब बना? 1 जनवरी 2015 में 1 जनवरी 2015 में इसको बनाया गया। क्योंकि आवश्यकता नहीं थी इसको बनाने की, लेकिन फिर भी बनाया गया। अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि प्लानिंग कमीशन के जो रोल थे वो हाई थे एज कंपेयर टू नीति आयोग। नीति आयोग का कोई उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, लेकिन कैसे वो प्लानिंग कमीशन से अलग है और कैसे ये कार्य करता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है? नीति आयोग है वो क्या है? एडवाइजरी बॉडी है, वो केवल सलाह देती है।
थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। ये केवल सलाह देती है गवर्नमेंट को कि क्या पॉलिसी बनाया जा सकता है, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने क्या कहा कि एक पॉलिसी बनाया गया और उसको दबाव में आकर के दाबा गया कि आप इसको फॉलो ही कीजिए, यही पॉलिसी हमको 5 वर्ष में मेरा टारगेट इतना है और हमको अचीव करना है। तो प्लानिंग कमीशन वो दबाव डालती थी, लेकिन ये इसका क्या काम था, पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, ये केवल ये पॉलिसीज को बनाता है, ना कि उसको दबाव डालता है कि इसको ही हमको लागू करना है। यहाँ शक्ति किसको देती है, ये स्टेट को देती है। पहले क्या रहता था, जब पार्लियामेंट में कोई भी पॉलिसी बनाया जाता, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, तो वहाँ पे केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा रोल रहता था। केंद्र सरकार बैठती थी, वो पॉलिसी बनाती थी, और उसके बाद में सारे जो राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर आते थे वो केवल जाते थे, आराम से सुनते थे भाषण, उनको लगता था कि वो गलत है, चीजें सही नहीं है, लेकिन फिर भी उनका कोई वो नहीं रहता था कि वो बोल सके इस बात को। वो चुपचाप ऐसे सुन लेते थे, उसके बाद में अपना चाय समोसा खाते थे, अपना निकल लेते थे। लेकिन जो नीति आयोग बना उसमें स्टेट्स के पावर को बढ़ाया गया कि स्टेट्स देखेगी, वो खुद देखेगी कि क्या ये पॉलिसी हमारे यहाँ सही है कि नहीं है, फिर वो अप्लाई करेंगे। तो नीति आयोग में ये चीजें भी आई। अब आपको समझ में आया ना, कुछ कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन आपको? हिंदी में भी लिख दिए हैं। सलाहकार सरकार को केवल एडवाइस देता है, ठीक। ये सरकार कौन, स्टेट पावर, स्टेट सरकार थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है। इसका केवल उद्देश्य केवल क्या है, केवल अपना सलाह देता है, ना कि किसी के ऊपर थोपता है। फिर है राज्यों में सक्रिय भागीदारी निभाता है, यानी कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। आप लोग जानते हैं क्या होता है, पॉलिटी में पढ़े हैं ना, संघवाद क्या होता है, इंडिया की इकोनॉमी में कैसा व्यवस्था है। एकात्मक टाइप में हमने संघात्मक में केंद्रीय जो होता है, संघात्मक एक विचारधारा है जिसमें केंद्र को ज्यादा क्लियर नहीं होता। भारत एक संघीय व्यवस्था है, यहाँ पे संघीय व्यवस्था लागू होती है, तो इसका क्या अर्थ होगा? तो केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा होता है। संघात्मक शासन में केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है। कि संघवाद क्या होता है, जहाँ पे राज्य का अलग रोल होता है और केंद्र का अलग रोल होता है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रोज अलग अलग उनके पास शक्तियां होती हैं। केंद्र के पास कुछ अलग शक्तियां होती हैं, कुछ राज्य के पास शक्तियां होती हैं। लेकिन ये जो नीति आयोग बना, इसमें किस बात पे फोकस किया गया, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म पे, कि जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकारें हैं वो दोनों क्या करेंगी, मिल करके सक्रिय भागीदारी उनकी रहेगी, दोनों लोगों की सक्रिय भागीदारी होगी, स्टेट और सेंट्रल दोनों का। कोई दिक्कत? और दोनों मिल करके ही इकोनॉमिक को डेवलप करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में पांचवा आपका है पॉइंट, नीचे से ऊपर ये क्या है, अप टू बॉटम अप्रोच,
अप टू बॉटम का क्या अर्थ हुआ? नीचे से ऊपर। अप टू बॉटम मतलब जो मैम आवश्यकता होंगी उसी के अनुरूप नीतियाँ बनाई जाएंगी। जैसे निचले तबके की जो आवश्यकता होगी उसी के अनुरूप आगे चल के नीतियाँ बनाई जाएंगी, ना कि उसको ऊपर। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो था बॉटम टू अप अप्रोच पे बेस्ड था, जबकि जो नीति आयोग है ये अप टू बॉटम अप्रोच पे होता है। यानी पहले प्लानिंग कमीशन क्या करता था, एक बना देता था अपना कि हमको ये प्लान बनाना है, उसके बाद में उसको नहीं मतलब रहता था कि इससे क्या छोटे स्तर के लोगों का विकास हो रहा है या केवल ग्रोथ की बात ही करती है। मतलब ऊंचाई से नीचे तक पूरा मैम जो है विस्तार उसको ध्यान देता है। और जो नीति आयोग होता है वो नीचे से लेकर के ऊपर की ओर जाता है। बॉटम से होना चाहिए ना, क्या हुआ? बॉटम से होगा कि अब से बॉटम अप इस नीचे होता है ना, अब मैंने ऊपर होता है, बॉटम होता है, बॉटम माइंड नीचे। बॉटम टू अप ही रहेगा मैम, अप टू बॉटम नहीं, बॉटम ऊपर हो गया ना, अब बॉटम नीचे होगा। नीचे होता है। उल्टा लिखा। बॉटम टू अप, अच्छा हाँ ऊपर हो गया। तो नीचे स्तर से ऊपर स्तर की हो जाता है। जो हम देखते हैं कि क्या हमारे ऐसी पॉलिसी बनाई जाएंगी नीति आयोग के तहत कि नीचे स्तर के लोग का विकास होते होते हम बड़े स्तर के लोगों का विकास करें। तो ये नीचे स्तर के विकास, जैसे इसमें कई सारी योजनाएं भी आपकी आ जाएंगी, जैसे अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ये सब क्या है? ये सब बेसिक तो है ना कि पहले नीचे से लेकर के जाएंगे। पहले जब प्लानिंग कमीशन बनाया जाता था तो उसमें ये रहता था कि हम अचीव 5 साल में हमको अचीव करना रहता था। अगर अचीव कर लिए तो तब तो ठीक है, और नहीं कर पाए तो फिर नेक्स्ट प्लान आ जाता था। लेकिन क्या जब से नीति आयोग बना 2015 से आपने किसी भी ऐसी योजना को देखा है जो खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, उसके पॉइंट चलते हैं। जैसे आयुष्मान भारत का है 4.0 ये चल रहा है, फिर उसके बाद में आपका स्किल इंडिया डेवलपमेंट है, उसका कुछ वो भी उसका 4 ही कुछ चल रहा है, 4-5 ऐसे चल रहा है। तो वो क्या है कि जब तक उसके टारगेट्स छोटे-छोटे टारगेट्स इसमें बनाए जाते हैं, छोटे-छोटे टारगेट में, जैसे क्या आयुष्मान भारत में क्या है, लगभग 20 करोड़ लोगों का हेल्थ कार्ड बन जाए, मान लेते हैं। अब इस साल हमारा ये अचीवमेंट है। जब नीति आयोग की रिपोर्ट आप लोग पढ़ेंगे ना, वेबसाइट पर जाइएगा नीति आयोग की, उसकी रिपोर्ट पढ़िएगा करेंट वाली, तो उसमें ऐसा दिया रहेगा आवास योजना पे इतना हमको खर्च करना है और इतने लोगों तक बेनिफिट पहुंचाना है। आयुष्मान भारत के तहत हमको इतने लोगों का क्या हेल्थ कार्ड बनवाना है। फिर उसके बाद में आपका आ गया अटल पेंशन हो गया, पीएम आवास बताए, उसके में ऐसे सारी चीजें आपको आएंगी। ठीक, तो इसका क्या बोल रहा है कि ये अपनी योजनाओं को क्या करता है, खत्म नहीं करता बल्कि उसका विस्तार करता जाता है। तो ये भी इसका मेन फीचर्स होता है। ठीक, और इसके कुछ इफेक्टिव गवर्नमेंट्स के लिए, नीति आयोग के लिए कुछ पिलर्स हैं, उसके स्तंभ जिसपे वो टिका होता है। क्या टिका हुआ है जिसमें? हाँ, पहला है, जैसे ये क्या करता है, इफेक्टिव गवर्नेंस की बात करता है, गुड गवर्नेंस की बात करता है कि एक अच्छी सरकार के अंदर क्या क्या होनी चाहिए, किस पे वो टिका है। तो पहला है इसको लिखो, हो गया ना? पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। क्या हुआ, नीति आयोग में गुड गवर्नेंस के लिए जो इफेक्टिव पिलर्स हैं वो क्या है, ये 7 है। पहला है प्रो पीपुल, यानी जन हितैषी, जो लोग चाह रहे हैं उनकी आवश्यकता को सरकार क्या करे, पूरा करे। दूसरा है प्रो एक्टिविटीज, जितना लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार हमारे लिए ये अनुमान लगा रही है
उनकी ज़रूरतों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सरकार पूरा करे। तीसरा है पार्टिसिपेशन, आम जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी सहकारी भागीदारी होना चाहिए। चौथा है एम्पावरिंग। एम्पावरिंग मीन्स क्या कि जो महिलाएं हैं, जो शोषित महिलाएं हैं, उनको उनके हित के बारे में उनको पता चले और वो सशक्त बने। महिला सशक्तिकरण की बात इसमें की गई। चौथा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवसर के लिए उसको लिंग, उसके जाति, इस सब के भेदभाव से मुक्त करके समान अवसर दिया जाए। इक्वलिटी, सबको इक्वल दर्जा दिया जाए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, सबको समान अवसर दिया जाए। चौथा है ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट को अपनी नीतियों में पारदर्शिता लानी चाहिए। ये 7 आपके पिलर्स हैं जो नीति आयोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं।